नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियंस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडियन हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं अपना महाजनपद काल। दोस्तों, महाजनपद काल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, उसके बाद में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश और अंत में विदेशी आक्रमण। देखिए दोस्तों, ये अपनी क्लास 7 है। इससे पहले क्लास 6 तक हम अच्छे से कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम एक बार आपको बता देते हैं कि हम इन क्लास में कंप्लीट टॉपिक वाइज पूरे नोट्स करवाते हैं और फिर साथ साथ उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, और महाजनपद काल में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं अच्छे से। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाजनपद काल से हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, महाजनपद काल का जो समय था वो 600 से 400 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जो जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन दोनों में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखिए उस काल में लोहे का प्रयोग से कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों को बल मिला, जिससे शहरी केंद्रों का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, जो ये अपना महाजनपद काल था, जिसका कि समय काल 600 से 400 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है, उस समय में लोहे का प्रयोग होने लग गया था अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जिससे लोहे के प्रयोग होने से जो अपनी कृषि थी और जो भी अन्य आर्थिक गतिविधियां थी उनका विकास अच्छे से होने लगा, जिससे शहरी केंद्रों का विकास हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी में सिक्कों का पहला प्रयोग भी इसी अवधि में प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिन्हें आहत सिक्के कहा गया या जिनको पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम देख लेते हैं पंच मार्क सिक्के आखिर कौन से सिक्के होते हैं। ठीक है, तो देखिए 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा पहली शताब्दी ईस्वी के बीच, ठीक है, 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईस्वी, ठीक है, के बीच में, मतलब ये करीब जो 600 से 700 साल का समय था, उनके बीच में जारी पंचमार सिक्कों को पहला प्रलेखित सिक्का माना जाता है। ठीक है, इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण पंचमार्क सिक्के कहा गया है। देखिए ऐसी क्या निर्माण तकनीक थी कि जो ये 600 से 700 साल का समय है, उनके बीच में जो जारी सिक्के थे उनको पंचमार्क सिक्के कहा गया। देखिए ये सिक्के थे जो अधिकतर चांदी के बने होते थे, इन पर कई प्रतीक बने होते थे। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक को एक अलग पंच या ठप्पे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये पंचमार्क सिक्का अपना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। काले पालिशदार मृदभांड इस समय की विशेषता थी। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, काले पालिशदार जो मृदभांड है इस समय में मतलब उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने लगा था। शहरी क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, ब्राह्मी लिपि हमने बताया था कि जो ब्राह्मी लिपि होती है, जो अपने जैसे अगर इसको एक पेज मान लिया जाए, ठीक है, तो जो हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से जो लिपि लिखी जाती है नॉर्मल तरीके से, उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। जबकि जो खरोष्ठी लिपि होती है वो ऐसे उल्टे तरीके से लिखी जाती है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, खरोष्ठी लिपि इस तरह से लिखी जाती है, इधर से इधर की तरफ में, ठीक है, दाएं से बाएं। जबकि जो ब्राह्मी लिपि होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, देखिए इस समय में जो महिलाओं की स्थिति थी ना, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी, और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने से जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई थी। देखिए हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो अपना सनातन धर्म था, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड होने लगे थे और लोगों में उस धर्म के प्रति मतलब कि, और जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी ना उसके प्रति, और जो ब्राह्मणवाद था उसके प्रति
देखिए लोग नाराज हो चुके थे उससे, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की जो जैसी बदतर स्थिति थी ना उस समय में, ठीक है, तो इससे लोगों को एक नए धर्म में आने का एक मार्ग मिल गया था, ठीक है। वो लोग सोचने लगे थे कि हो सकता है अगर हम किसी दूसरे धर्म को अपना ले तो हमारी ज़िंदगी मतलब अच्छी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी थी, ठीक है। जो अंगुत्तर निकाय था उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है उसमें उस समय के भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें राजतंत्र और गणतंत्र दोनों होता था, ठीक है। देखिए राजतंत्र देख लेते हैं क्या होता है। देखिए राजतंत्र होता है जिसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता है, वो तो हो गया राजतंत्र, ठीक है। और गणतंत्र क्या होता है, इसमें राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ के द्वारा होता है, ठीक है। इस प्रकार के राज्य थे वज्जी और मल्ल, ठीक है। ये वज्जी और मल्ल ये दो महाजनपद थे दोस्तों, ठीक है। और इनमें गणतंत्र चलता था, ठीक है। देखिए गणतंत्र से मतलब है कि जिस प्रकार का शासन आज के टाइम में भारत में चल रहा है, ये हमारा भारत एक गणतंत्र देश है ना कि एक राजतंत्र देश है, ठीक है। तो ऐसे गणतंत्र देश में मतलब जनता के द्वारा शासन, ठीक है, जनता कुछ सदस्यों को चुनती थी और वो लोग शासन करते थे, ठीक है। इस तरह के राज्य कहलाते थे गणतंत्र। और राजतंत्र जो जिनमें राजा शासन करता था, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि महाजनपद काल में ऐसे कौन से दो महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र का शासन था, ठीक है, जिनमें गणतंत्र शासन था। तो वो थे वज्जी और मल्ल, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं। इनमें 4 महाजनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। जो ये टोटल हमने बताए हैं 16 महाजनपद जो बताए हैं, इन 16 महाजनपदों में से ऐसे 4 महाजनपद थे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। देखिए एक तो मगध, ठीक है, जिसका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, ठीक है। मगध का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में, ठीक है, ये हमको याद रखना है। आगे चलते हैं। दूसरा था कौशल, वत्स और अवंती। ये चारों ऐसे महाजनपद थे जो सर्वशक्तिशाली थे, मतलब इन 16 महाजनपदों में से, ठीक है दोस्तों। देखिए जो कौशल था, अवंती और पांचाल, इनकी 2-2 राजधानियां थी। बाकी सभी जितने भी 13 महाजनपद थे उनकी एक एक राजधानियां थी। और जो बाकी के ये जो 3 महाजनपद हैं इनकी कितनी कितनी राजधानियां थी, 2-2 राजधानियां थी। ये भी हमको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें हमने दिखाया गया है कि जो महाजनपद 16 हैं वो हमने बताए हैं, उनकी राजधानी और उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, ठीक है। इस स्लाइड को आप अच्छे से याद कर सकते हैं और आपकी मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने में परेशानी ना हो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने अलग से हाईलाइट करके दिखा दिया। इन 16 में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमने ये 5 बता दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए कंबोज से शुरू करते हैं। देखिए पहला महाजनपद है कंबोज, उसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। यह अफगान और जम्मू कश्मीर में फैला था, ठीक है दोस्तों। जो आज के टाइम का जो अफगान और जम्मू कश्मीर वाला इलाका है ये इसमें फैला हुआ था। फिर दूसरे नंबर पर है अशमक, इसकी राजधानी थी पोतना या पैठप। यह महाराष्ट्र के पैठन शहर के पास में गोदावरी नदी के किनारे फैला हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे आता है वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ये जो यूपी का जो अपना इलाका है जैसे इलाहाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया और इनसे सटे जो एमपी के इलाके हैं उनमें फैला हुआ था, ठीक है। आगे आता है अवंती। देखिए उत्तरी राजधानी थी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी महिष्मती। देखिए प्रसिद्ध राजा था चंडप्रगोत। यह राज्य उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, ठीक है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यक्ष की मूर्ति मिली थी यहाँ से, ठीक है, और यह यादव वंश से संबंधित है। चेदी जो राज्य था महाजनपद था उसकी राजधानी थी शुक्तिमती और बुंदेलखंड का यह पूर्वी भाग था, ठीक है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या जिसको पावा भी बोल देते हैं,
यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था। और गोरखपुर का कसिया और पटना का पावापुरी के रूप में इसकी पहचान थी। इसी तरह से आगे कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और दिल्ली मेरठ का क्षेत्र आता था इसमें। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कापिल्य, उत्तरी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी कापिल्य थी। आधुनिक फर्रुखाबाद जिला ये इसके अंतर्गत आता है। देखिए मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है। देखिए पांडव यहीं पे छुपे थे। पांडव जो ये अपना अलवर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो महाभारत के समय में जो पांडव थे वो छुपकर यहीं अलवर वाले इलाके में रहते थे। आगे चलते हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली, यह गंगा के उत्तर से नेपाल के पहाड़ों तक फैला था। गांधार की राजधानी तक्षशिला या जिसको पुष्कलावती भी बोलते हैं, देखिए ये काबुल घाटी तक फैला था और गंधार राजा पुष्करासीन था यहाँ पे। आगे चलते हैं। अंगदेश, अंगदेश की राजधानी थी चंपा। बिहार का मुंगेर, भागलपुर जिला था और विशेषता थी यहाँ पे खजाना और वाणिज्य, ये इसकी विशेषता थी। काशी की राजधानी बनारस थी। आरंभ में यह सबसे शक्तिशाली था, ठीक है, लेकिन बुद्ध के समय में यहाँ पर एक वस्त्र निर्माण केंद्र था। देखिए शुरू में ये तो शक्तिशाली था, लेकिन बाद में हमने पढ़ा है कि जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो मगध बन चुका था। ठीक है। और काशी की ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनके समय में वस्त्र निर्माण केंद्र था। इसको आप स्टार लगा लीजिए, इसको 100% याद कर लीजिएगा। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बुद्ध के समय में वस्त्र निर्माण केंद्र था वो कहाँ पे था, तो आपको बताना है काशी में था। ठीक है। इसी तरह से कौशल की राजधानी श्रावस्ती, यहाँ पे 3 प्रमुख शहर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। और अंत में जो सबसे शक्तिशाली था मगध, जिसकी राजधानी राजगृह ग्रीवज। यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र आता है? गया, पटना जिला। यह उत्तर में गंगा से, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, आप इस सारणी को बार बार 1-2 बार पढ़ेंगे और जैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 1-2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। तो ये हमने 16 महाजनपदों का अच्छे से उनके बारे में उनकी राजधानी और उनके बारे में जानकारी ली है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए जो अर्थव्यवस्था थी ना उस समय में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, देखिए अधिकांश शहरी बस्तियां व्यापारियों और शिल्पियों ने बसाई थी। ठीक है, शिल्पियों ने और व्यापारियों ने बसाई थी। यहाँ की जो जितनी भी शहरी बस्तियां थी वो, देखिए व्यापार और जो वाणिज्य था वो वंशानुगत था। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उस व्यापार को आगे उसका बेटा ही बढ़ाता था। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य वंशानुगत था, मतलब पहले बाप करता था, उसके बाद बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा, इस तरह से था। देखिए अधिकांश जो शहर थे वो नदी तट मार्गों पर थे। ठीक है, निष्क और शतमान मुद्राओं से व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। देखिए मुद्राएं कौन कौन सी थी? एक तो निष्क थी और एक शतमान थी। ठीक है, देखिए जो कपास, धान, दाल, गन्ना की खेती की जाती थी। 1/6 भाग टैक्स लेते थे शाही एजेंट, और मध्यस्थ जमींदार नहीं थे। देखिए उस समय में जो जमींदारी प्रथा थी वो नहीं थी। ठीक है, और जो शाही एजेंट थे वो कितना टैक्स लेते थे? 1/6। ठीक है, जिसको जो टैक्स होता है उसको भाग बोला गया है। ठीक है, 1/6 भाग, भाग मतलब कि इसी को टैक्स बोलते हैं, भाग को ही टैक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए उस समय का समाज किस प्रकार से था। देखिए पहले प्रकार में विभिन्न जाति समुदाय एक साथ रहते थे और उनका जो प्रमुख था वो भोजक कहलाता था। ठीक है, देखिए जो विभिन्न जाति समुदाय एक साथ में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनका जो प्रमुख होता था, जैसे अभी के टाइम पे जैसे गांव का प्रमुख जैसे सरपंच कहलाता है, तो उस समय में उनका जो प्रमुख था वो भोजक कहलाता था। ठीक है, देखिए दूसरे प्रकार के जो शहर या गांव थे वो उप शहरी क्षेत्र था। ठीक है, मतलब कि ये आधा गांव था और आधा शहरी था। देखिए जो पहला पढ़ा है हमने
ठीक है। ये था गांव, ठीक है, ये एक गांव का प्रकार बताया गया है, ठीक है। तो उनका जो प्रमुख था वो भोजक था। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार में उप शहरी क्षेत्र, मतलब शहर से छोटा जो क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ पे शिल्पियों का आधिपत्य था, ठीक है। यह गांव और शहर के बीच की योजक कड़ी था, मतलब कि जो एक गांव था और जो एक शहर था, तो उसके बीच में ये था, ठीक है। और तीसरे प्रकार का था, यह ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क नहीं था, इनमें शिकारी लोग रहते थे और यहाँ का जीवन स्तर निम्न था, ठीक है दोस्तों। यहाँ का जीवन स्तर निम्न था, मतलब हमने 3 देखे हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इनमें खाली आप ज़्यादा याद नहीं रखिए, खाली इतना याद रखिए कि जो भी जहाँ पे विभिन्न जाति समुदाय रहते थे उनको जो प्रमुख था वो खाली भोजक कहलाता था, ठीक है। आप खाली इतना याद रखिए कि जो गांव का जो प्रमुख था, ठीक है, जहाँ पे विभिन्न जाति समुदाय एक साथ रहते हैं, ठीक है, जिस स्थान पे, उनका जो प्रमुख था वो भोजक कहलाता। और बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आप इतना याद रखिए कि ये जो प्रमुख था वो भोजक कहलाता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेखन व्यवस्था इस समय काल में शुरू हुई थी और वर्ण व्यवस्था में नीचे के लोग भेदभाव का सामना करते थे, शाही एजेंट गंभीर दंड देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो समाज में जो 4 मतलब वर्ग बना दिए थे, उसमें जो शूद्र लोग थे वो हद से ज़्यादा भेदभाव का सामना करते थे, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि भेदभाव का सामना करते थे वर्ण व्यवस्था में नीचे वाले जो लोग थे, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए प्रशासन और सेना के बारे में जान लेते हैं। देखिए जातक मतलब कि जो बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानियां हैं वो जातक कहलाती हैं। देखिए जातक में धार्मिक नेताओं को भूमि अनुदान व्यवस्था थी, ठीक है। देखिए जो कहानियां थी बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियां, उनमें जो धार्मिक नेता थे उनको भूमि अनुदान की व्यवस्था थी, मतलब उनको भूमि दान की जाती थी, ठीक है। देखिए राजा को अन्य पदाधिकारियों का समर्थन होता था, ठीक है। गांव का प्रशासन गांव प्रमुख के अंतर्गत होता था, जिसे ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिका कहा जाता था। देखिए हमने ऊपर भी ये पढ़ा था और यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो गांव का जो प्रमुख होता है ना, ठीक है, या तो उसको भोजक कहेंगे या ग्रामीणी कहेंगे या ग्रामिका कहेंगे, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो महाजनपद काल के समय में जो मतलब कि गांव का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, उसको भोजक, ग्रामीणी या फिर ग्रामिका कहा जाता था, ठीक है। इसको आप स्टार लगा लीजिए और इसको पक्का याद रखना है अपने को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए इस समय में सेनाएं स्थायी हो गई थी और बड़ी सेनाएं होने लग गई थी, ठीक है। मतलब स्थायी सेना थी और सेना का आकार बड़ा होने लगा था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए गणतंत्रीय शासन प्रणाली आने लगी थी इस समय में। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहते थे, ठीक है। और इनमें सदस्यों के बैठने का प्रबंध कौन करता था? आसन्न पन्नक नामक अधिकारी। देखिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि देखिए ये जो अलग अलग टाइप के वर्ड आते हैं ना, इसी का अर्थ और ये मतलब कौन सा या किस प्रकार का अधिकारी था, इसी तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर सीधा पूछ लेगा कि आसन्न पन्नक जो अधिकारी था महाजनपद काल में वो क्या कार्य करता था, ठीक है। तो जो हमको बताना है कि जो गणराज्यों के जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, इनके बैठने का प्रबंध करता था कौन? आसन्न पन्नक, ठीक है। देखिए जो मतदान का अधिकार था उसको सलाका ग्राहपक कहते हैं। मतदान देने के प्रकार को देखिए, क्योंकि गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी तो लोग अपने मत का प्रयोग करके अपने जो ऊपर जो भी व्यक्ति था उसको चुनते थे, ठीक है। तो जो मतदान का अधिकार था उसे शलाका ग्राहपत कहा जाता है, ठीक है। देखिए अष्टकुल नामक संस्था शासन कार्यों में राजा को सलाह देती थी, ठीक है। एक संस्था बनाई गई थी अष्टकुल नाम की, ठीक है, यह राजा को सलाह देने के कार्य करती थी,
ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। मगध साम्राज्य का गठन, देखिए काशी, कौशल, मगध, वज्जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण राज्य थे। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद ये थे, ये आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अंत में मगध विजयी हो गया था। ठीक है, हमने बताया कि जो मगध था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ठीक है, और उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया था। ठीक है, देखिए वर्चस्व की लड़ाई थी उस समय में। जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, उन 16 महाजनपदों में ये 4 महाजनपद थे, काशी, कौशल, मगध और वज्जी। और इन चारों में से भी लास्ट में जो सबसे मतलब आगे और सबसे ताकतवर उभर के आया था वो था मगध। ठीक है दोस्तों, इसको हमको याद रखना है। देखिए मगध ही वो राज्य था या वो महाजनपद था जहाँ पे युद्ध के समय में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया गया था। ये एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखिएगा कि वो कौन सा महाजनपद था जहाँ पे सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया गया था, तो वो मगध था। ठीक है, देखिए मगध का जो सबसे प्राचीन राजवंश था उसका संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, जो कि वसु का पुत्र था, और वसु ने ही वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना की थी। ठीक है, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक है, ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखिए कि जो मगध का जो सबसे प्राचीन राजवंश था, ठीक है, उसका संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अब सबसे पहला वंश जो आता है मगध साम्राज्य में उसको हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश बोल सकते हैं या फिर इसको पितृहंता वंश भी बोल सकते हैं। ठीक है, पितृहंता वंश इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो भी राजा आया उसने अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा वो। ठीक है, इसमें जो भी राजा बना वो पहले उसने अपने पिता की हत्या की, उसके बाद में वो गद्दी पे बैठा, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं। इस हर्यक वंश का समय काल था 544 से 412 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला आता है बिंबिसार, जिसका समय काल था 542 से 493 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हर्यक वंश था उसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। ठीक है, ये बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था, और इस बिंबिसार के जो अन्य नाम थे वो थे श्रोणिक, सेनिया, या सेनिया का मतलब होता है स्थायी सेना रखने वाला। ठीक है, आप इसको जो श्रोणिक है इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, श्रोणिक नाम से किसको जाना जाता है? बिंबिसार को। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ की बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, और जो बिंबिसार था यह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो बिंबिसार था उसने कौशल और वज्जी शासकों से वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है, इसने अपने वैद्य जीवक को, इसका एक वैद्य था, इसके राज्य में एक वैद्य था जिसका नाम जीवक था, उसको अवंती के राजा चंड प्रघोत की सेवा में भेजा था। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था इस जीवक के बारे में, तो हमको याद रखना है। देखिए इसने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि बिंबिसार ने अंग देश का शासन किसे सौंपा था। ठीक है दोस्तों, तो हमको याद रखना है बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को उसका शासन सौंप दिया था। ठीक है, देखिए इसने कौशल देश के साथ में कौशल देश के राजा कौशल राज की पुत्री और जो कि प्रेषणजीत की बहन थी उसका नाम क्या था? महाकौशल था। इसने महाकौशल से शादी कर ली थी। ठीक है, अब जैसे कि महाकौशल से शादी कर ली तो सीधी सी बात है कि ये उनका जवाई बन गया। कहाँ का? कौशल देश का। तो कौशल देश के साथ में इसकी शत्रुता समाप्त हो गई थी। ठीक है, जो कौशल राज्य था उसके साथ में इसकी शत्रुता कैसे समाप्त हुई कि उसने वहाँ के जो राजा थी उसकी बेटी जिसका नाम था महाकौशल उससे शादी कर ली।
ठीक है। देखिए इसकी दूसरी पत्नी थी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है, जिसका नाम चेल्लना था, ठीक है। इसी ने अजातशत्रु को जन्म दिया था, ठीक है। देखिए पूछा जा सकता है कि जो अजातशत्रु था उसकी माता का नाम क्या था। उस अजातशत्रु की माता का नाम था चेल्लना, ठीक है। और जो कि बिंबिसार था, इसकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी, ठीक है। आप खाली इतना याद रखिएगा। देखिए जो ये महाकौशल है और ये चेल्लना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अजातशत्रु थी उसकी माता का नाम क्या था, चेल्लना, और ये वैशाली जो राज्य था उसकी राजकुमारी थी, ठीक है। आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिंबिसार ने अपने पुत्र को कौन सा राज्य सौंपा था, अंग देश का राज्य, ठीक है दोस्तों। देखिए बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है, और ये राजा बन गया, मतलब ये गद्दी पर बैठ गया और इसने शासन किया 492 से 460 ईसा पूर्व, ठीक है। पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठ गया। राजधानी राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया इसने, ठीक है। देखिए इसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये पूछा गया है कि पहली बौद्ध संगीति के समय में कौन सा राजा था, ठीक है। देखिए इसने युद्ध में पत्थर फेंकने वाले रथ को बनाया था, ठीक है। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वही पॉइंट लेके आ रहे हैं। इसने युद्ध में पत्थर फेंकने वाले रथ को बनाया था और इसने कौशल और वज्जी जो कि वैशाली कहलाता है उन दोनों को पराजित कर दिया था, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे आता है उदयन, ठीक है। अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। देखिए उदयन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया, ठीक है। और जो श्रीलंका का एक बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है महावंशम, ठीक है, इसके अनुसार इसने 16 साल तक शासन किया था, ठीक है। राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसके बाप ने और इसके दादा ने राजगृह को राजधानी बना के रखा था, लेकिन राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला पहला राजा कौन था, तो वो उदयन था, ठीक है। इसने हमने पढ़ा है कि गंगा सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाया था, ठीक है। उदयन का जो बेटा था उसका नाम था नागदशक, ठीक है, जो कि इस वंश का अंतिम राजा था। देखिए नागदशक को मगध की गद्दी से किसने हटाया था, शिशुनाग ने, ये हमको याद रखना है। नागदशक को मगध की गद्दी से हटाया शिशुनाग ने और फिर वहां से शुरू हो चुका है हमारा शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसका संस्थापक हमने देखा है शिशुनाग था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, ठीक है। इसने अवंती राज्य को जीता और जीतकर अपने राज्य मगध में मिला लिया, ठीक है दोस्तों, हमको याद रखना है। देखिए हमने पढ़ा है कि उदयन का बेटा था नागदशक, ठीक है, जो कि इस वंश का अंतिम राजा था, जिसको हराया किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी शिशुनाग ने और फिर उसने अवंती राज्य को जीत के मगध में मिलाया था, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा आता था कालाशोक, ठीक है दोस्तों, जिसको काकवर्ण भी कहते हैं, इसका उपनाम काकवर्ण है, ठीक है। देखिए कालाशोक के बारे में ये बात बताई गई है कि इसने जो राजधानी थी पुनः से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना ली थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है कि जो कालाशोक था उसने अपनी राजधानी कहाँ पे परिवर्तित की थी या वो अपनी राजधानी परिवर्तित करके उसकी नई राजधानी का क्या नाम था, तो पाटलिपुत्र था। और इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, महानंदिन, या जिसको नंदीवर्धन भी नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इस वंश का शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अभी नंद वंश शुरू होता है, ठीक है, जिसका संस्थापक था महापदम नंद, ठीक है दोस्तों।
महापदम नंद ने, जो कि एक शूद्र था, उसने नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी, ठीक है, और फिर नंद वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। देखिए ये जो इसका उपनाम है ना, आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि एक राट और सर्वछत्रांतक किसकी उपाधि है, ठीक है। तो हमको याद रखना है एक राट और सर्वछत्रांतक महापदम नंद की उपाधि है, ठीक है। देखिए इसने कलिंग विजय की और नहर खुदवाई, ठीक है, जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। देखिए दोस्तों, जो महापदम नंद था ना, महापदम नंद, इसने कलिंग राज्य को जीता, ठीक है, और एक नहर खुदवाई थी, ठीक है। इन बातों का उल्लेख है ना, ठीक है, कहाँ पे किया गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग का शासक खारवेल ने, देखिए कलिंग का शासक खारवेल था, उसने इन बातों का कि भाई महापदम नंद ने कलिंग की विजय की है और नहर खुदवाई है, इन बातों का उल्लेख एक शासक था खारवेल, कलिंग का शासक, उसने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में इन बातों का जिक्र किया है, ठीक है। ये लाइन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला शासक आता है घनानंद, जिसका उपनाम अग्रमीज या जेंड्रमीज भी बताया गया है इसको। देखिए यूनानी लेख थे, उनमें इसको अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से जाना गया है, ठीक है। यह नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, क्योंकि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी। घनानंद की हत्या कर दी थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका गुरु चाणक्य था, ठीक है। देखिए अब मगध राज्य के बारे में जानते हैं। ऐसा क्या था कि मगध राज्य अन्य जो भी महाजनपद थे उनमें सबसे मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली बन के उभरा था और वो सबसे ज़्यादा सफल था, ठीक है। इसकी सफलता के कारण क्या थे वो हम जानते हैं। देखिए लोहे से समृद्ध भंडार, ठीक है, लोहे से समृद्ध भंडार, महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं वहाँ पे, और जो मगध की दोनों राजधानियाँ थी ना, राजगीर और पाटलिपुत्र, वो सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। देखिए जो राजगीर था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्भेद किला था, ठीक है। देखिए जो राजगीर शहर था उसके चारों तरफ 5 पहाड़ियाँ थी, जिससे कि दुश्मन उसको भेद नहीं पाते थे, ठीक है। और इसी तरह से उस राज्य में लोहे के अथाह भंडार थे, और मगध में जो भी शासक हुए हैं वो महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं, ठीक है। और उधर की जो राजधानियाँ थी राजगीर और पाटलिपुत्र, वो सामरिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। मतलब कि वहाँ पे शासन करने के लिए एक राजा को जो भी मतलब एक जैसे प्लस पॉइंट चाहिए होता है ना, ठीक है। देखिए राजगीर में प्लस पॉइंट ये था कि ये एक ऐसे ही जगह पे स्थित था जिससे दुश्मन इसको भेद नहीं पाते थे, ठीक है। इसी तरह से राजगीर और पाटलिपुत्र एक इम्पोर्टेंट राजधानी का रोल प्ले किया है इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मगध ही पहला वह राज्य था जिसने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था, इसीलिए भी यह ज़्यादा सफल रहा, ठीक है। और यूनानी जो सोर्स हैं वो कहते हैं कि जो नंद थे ना, नंद वंश थे, उनकी सेना में करीब 6000 हाथी थे, ठीक है। नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। इस बात की पुष्टि किसने की है? यूनानी स्त्रोतों ने, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अभी आता है भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में। देखिए पहला आक्रमण किया है, पहला आक्रमण पढ़ते हैं हम, ईरानी आक्रमण, ठीक है। देखिए जो साइरस द्वितीय था ना, ठीक है, एक राजा था ईरान का जिसका नाम था साइरस द्वितीय, ठीक है। ये उसने हाखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। ये स्थापना की थी उसने ईरान में की थी, ठीक है। जो साइरस का पोता था दारा प्रथम, या जिसको डेरियस प्रथम या फिर दायरा बाहु भी कहा गया है, ठीक है। ये एक ही व्यक्ति के नाम है, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम या फिर दायरा बाहु। इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और कहाँ पे किया था? पंजाब और सिंध में, ठीक है। और इसने सफलता भी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। ये सफलता प्राप्त करने वाला पहला ईरानी शासक था। इसका नाम क्या था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम,
देखिए हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। एक राजा था ईरान में जिसका नाम था सायरस द्वितीय, ठीक है। उसने हखामनी साम्राज्य की स्थापना करी थी ईरान में। उसका पोता था, ठीक है, उसका पोता मतलब उसके बेटे का बेटा, जिसका नाम था दारा प्रथम, या फिर जिसको डेरियस प्रथम या दारा बाहू भी कहा गया है। उसने भारत के पंजाब और सिंध वाले इलाके में आक्रमण किया और सफलता भी प्राप्त की, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ईरानी संपर्क के परिणाम स्वरूप ईरानी जो लिपिकार थे भारत में खरोष्ठी लिपि लाए। खरोष्ठी लिपि मतलब कि जो ऐसे दाएं से ऐसे बाएं लिखी जाती है, ठीक है। ये खरोष्ठी लिपि कैसे आई? ईरान ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो जो ईरान के जो लिपिकार थे ना, ईरान के जो लेखक वगैरह थे, वो भारत में आए, वहां से खरोष्ठी लिपि भारत में आई है, ठीक है। और जो घंटे के आकार के जो गुंबद होते हैं ना, जैसे अशोक काल में जो स्मारक बने हुए हैं, ठीक है, घंटे के आकार के गुंबद, ठीक है, वो भारत में कहाँ से आए थे? वो ईरान के शासक लेके आए थे, ठीक है। इस टाइप के करीब करीब वो गुंबद होते थे, घंटे के आकार के गुंबद, ठीक है, वो भारत में ईरान के शासक लेके आए थे, ठीक है। देखिए दूसरे पे पढ़ते हम सिकंदर का आक्रमण। देखिए सिकंदर को सब जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक कहावत भी है कि जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में बोला जाता है कि इसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए सिकंदर ने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन वह अपने जीते जी कभी भारत को नहीं जीत पाया था। ये उसकी जिंदगी का आखिरी मतलब मलाल कह सकते हैं हम, ठीक है। अब सिकंदर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो सिकंदर था उसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में और वह सिंहासन पर बैठा था 336 ईसा पूर्व में। मतलब कि वह 20 साल का सिंहासन पर बैठ गया था, ठीक है। देखिए जो मैसेडोनिया राज्य था ना, उसका राजा फिलिप द्वितीय था, उसका बेटा था सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के पिताजी का नाम क्या था? राजा फिलिप द्वितीय, ठीक है। सिकंदर यूनानी राज्य मकदूनिया का शासक था, ठीक है। सिकंदर का राज्य कौन सा था? मकदूनिया, ठीक है। और वह 326 ईस्वी में गद्दी के ऊपर बैठ गया था, ठीक है। देखिए सॉरी यहाँ पे 336 आएगा, ठीक है। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नगर बसाया था, ठीक है दोस्तों। वह उसने सिकंदरिया नगर बसाया था। कहाँ पे? काबुल व सिंध के मध्य। देखिए सिकंदर का गुरु था अरस्तु, जो कि प्लेटो का शिष्य था। ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। सिकंदर का गुरु अरस्तु, ठीक है। भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किस लिए किया था? धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। वह भारत से धन प्राप्ति करना चाहता था, मात्र इसीलिए उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। देखिए सिकंदर अंतिम हखामनी शासक डेरियस थर्ड, ठीक है। सिकंदर ने डेरियस थर्ड को पराजित करने के बाद में हिंदू कुश पर्वत पार करके खैबर दर्रे से होकर वो भारत में आया, ठीक है। तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि सिकंदर किस रास्ते से होकर भारत आया था। सिकंदर ने पहले अंतिम हखामनी शासक डेरियस थर्ड को पराजित किया, फिर हिंदू कुश पर्वत पार करके खैबर दर्रे से होकर भारत में आया, ठीक है दोस्तों। देखिए उसने जो पहला आक्रमण था वो तक्षशिला के शासक आम्भी और पोरस, ये दो राजा थे, तो इनके खिलाफ में किया था, आम्भी और पोरस के खिलाफ, ठीक है। देखिए आम्भी था, उसने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया था। सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया था आम्भी ने, जबकि पोरस ने सिकंदर के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया था, ठीक है दोस्तों। तो सिकंदर और पोरस के मध्य में एक युद्ध हुआ था जिसको हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध कहा जाता है, या जिसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। ये पोरस और सिकंदर के मध्य में हुआ था, ठीक है। देखिए सच बात यह है कि सिकंदर की जो सेना थी ना वो बहुत ज़्यादा विशाल थी, ठीक है। और जबकि जो पोरस की सेना थी वो उसके सामने बिल्कुल छोटी सी सेना थी, ठीक है।
देखिए पोरस बहादुरी से लड़ा था, उसने सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेके, ठीक है, और उसने पूरी जी जान से सिकंदर का सामना किया था, इस बात से बेखबर होकर कि वह सिकंदर के सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, फिर भी उसने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। इसी को देखते हुए सिकंदर ने पोरस को उसका जीता हुआ राज्य वापस लौटा दिया था। ठीक है दोस्तों, देखिए इस समय पर मतलब कि जब सिकंदर ने भारत के पोरस के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस समय में भारत के अंदर मगध के ऊपर नंद वंश का शासन था। ठीक है, देखिए नंद वंश का शासन देखिए था। देखिए जो सिकंदर था ना, वो भारत में घुसने से पहले वहाँ पे एक व्यास नदी पड़ती है अपनी, जो पंजाब से होकर और फिर अरब सागर में जाके गिरती है, तो बीच में व्यास नदी आती है। तो सिकंदर के सैनिक जब व्यास नदी के पास में पहुंचे ना, तो वो इतना थक चुके थे ना पोरस की सेना से लड़ते, ठीक है, वो इतना थक चुके थे कि उनकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, देखिए सिकंदर करीब 19 महीने तक 326 से 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो पाटल राज्य के विरुद्ध में थी। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत में 2 नगर, बुकेफाला जो कि झेलम नदी के किनारे है, और निकैया नगर जो कि विजयनगर कहलाता है, यह पोरस पर विजय स्मृति में बसाया था। ठीक है, देखिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना याद रखिएगा कि सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध कब हुआ, ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे हुआ, मोस्टली ये पूछा जाता है, और सिकंदर किस जगह से होकर, किस रास्ते से होकर भारत में आया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको कि जो सिकंदर था उसकी सेना बहुत बड़ी थी। ठीक है, उसकी सेना से जब पोरस की सेना लड़ी थी तो उसकी सेना इतनी हार चुकी थी, मतलब थक चुकी थी। भले ही सिकंदर की सेना जीत गई थी, लेकिन उसकी सेना पूरी तरीके से थक चुकी थी। और जब उसकी सेना को पता चला कि अगर इस नदी को हमने पार कर लिया तो आगे एक वंश है जिसका नाम है नंद वंश, ठीक है, जो कि एक मगध साम्राज्य है। ठीक है, उस मगध साम्राज्य में इतनी विशाल सेना है ना, ठीक है, जिसका मुकाबला सिकंदर के सैनिक कभी सपने में भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसी का जब पता सिकंदर के सैनिकों को लगा यहाँ पे, तो उन्होंने इस नदी को ही पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमने आपको बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अश्मक था गोदावरी नदी के तट पर स्थित। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अभी हमें सुमेलित करना है, राजा को उसके राज्य से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्रद्योत राजा, उदयन राजा, प्रेषणजीत और अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था, देखिए प्रद्योत जो राजा है वो कहाँ के राजा थे? तो जो प्रद्योत राजा थे वो अवंती के राजा थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कि जो उदयन थे, ठीक है दोस्तों, जो उदयन थे, उदयन कहाँ के राजा थे? ये वत्स के राजा थे। प्रेषणजीत सॉरी उदयन, जी हाँ ठीक है दोस्तों, ठीक है, उदयन थे वो वत्स के राजा थे, प्रेषणजीत थे कौशल के राजा, और जो अजातशत्रु थे ये हमने पढ़ा था मगध के राजा थे। ठीक है दोस्तों, देखिए राजा अगर आप याद ना भी करें ना तो भी चलेगा। ठीक है, खाली एक थोड़ी नॉलेज के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा पहला शासक उत्तरदायी था?
देखिए मगध के उत्थान के लिए कौन सा पहला शासक उत्तरदायी था, ठीक है। तो इसका पहला शासक था, हमने पढ़ा था जो बिंबिसार था, ठीक है, वो ही सबसे पहले इसका शासक था जिसने मगध को उत्थान किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। कौन सा अभिलेखीय प्रमाण है जो राजा नंद का उल्लेख करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख था, ठीक है, वो राजा नंद का अभिलेखीय प्रमाण है, ठीक है, जिसमें राजा नंद के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखिए महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए हमने पढ़ा था जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो मगध का जो राज्य था वो नंद वंश के अधीन था, ठीक है, और उसमें जो घनानंद था, ठीक है, वो राजा था। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवंती की दक्षिणी राजधानी क्या थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा महिष्मती, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए हमने सारणी में सारे महाजनपद और उनकी राजधानी पढ़ा था, तो आप वहां से इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर कौन उभरा। तो ये हमने पढ़ा है कि जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को क्या कहा गया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था बुद्ध से पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस महाजनपद में युद्ध के समय सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया गया था। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था कि हाथियों का प्रयोग सबसे पहले मगध राज्य में किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रोणिक किसका उपनाम था। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था कि श्रोणिक किस राजा का उपनाम था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बिंबिसार का उपनाम श्रोणिक हमने पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को उसका शासन सौंप दिया था। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो बिंबिसार था उसने अंग देश को जीता था और उस अंग देश को जीत के उसका राज्य अपने पुत्र अजातशत्रु को दे दिया था। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए अजातशत्रु की माता का नाम क्या था, ये हमने पढ़ा था दोस्तों। तो हम इसमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में अजातशत्रु की माता का नाम चेलना था। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अजातशत्रु की राजधानी पूछी गई है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा था अजातशत्रु की राजधानी थी राजगृह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस साहित्य के अनुसार उदयन ने 16 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा था जो श्रीलंका का साहित्य था इसका नाम महावंशम था, ठीक है। उसके अनुसार उदयन ने 16 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नागवंश का स्थापना किसने की थी। नागवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये हमने पढ़ा है नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए सेकंड बौद्ध संगीति के बारे में हमने पढ़ा था कि जो दूसरी बौद्ध संगीति वो कालाशोक के शासनकाल के समय में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हमने पढ़ा है नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहां पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक राट किसका उपनाम था, ठीक है। तो हमने पढ़ा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में एक राट किसको कहा गया है, महानंदिन, महापद्मनंद, बिंदुसार या कालाशोक को।
ठीक है। आपको बताना है एक राट किसको कहा गया है, महापद्म नंद को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट्स में अच्छे से जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो कि घनानंद था वो नंद वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं कि घनानंद की हत्या कब की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम बता सकते हैं कि 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक कौन था। पहला ईरानी शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कि जो डेरियस प्रथम था या जिसका नाम दारियाबाहु भी था, ठीक है, वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइडेस्पीज का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने पढ़ा था कि जो वितस्ता या झेलम नदी है, वितस्ता नदी के किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कितने महाजनपद का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो 16 महाजनपद थे उस टाइम पे टोटल, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारी क्लास समाप्त होती है। यहाँ पे हमने किए हैं नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने इस टॉपिक को अच्छे से इसके नोट्स किए हैं। ठीक है, और इसके अच्छे से क्वेश्चन आंसर किए हैं। ये करने के बाद में ये हमारा टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम अगली क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो अपनी अगली क्लास होने वाली है दोस्तों, ठीक है, तो अगली क्लास के बारे में हम टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आएगा अपना मौर्य युग। ठीक है, अगली क्लास अपनी मौर्य युग के बारे में होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंदुसार, अशोक, मौर्य साम्राज्य का वर्णन करेंगे अच्छे से, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, और लास्ट में देखेंगे हम जो कि अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप खाली वीडियो को शुरू से और लास्ट तक कंटिन्यू देखिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू देखने से आपका एक रिदम बनेगा। ठीक है, और जिससे हम एक अच्छे से अच्छा जो आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं ना, ठीक है, और लास्ट में जो एक क्वेश्चन आंसर का सेट लगाते हैं, इससे कोई भी जो टॉपिक होगा ना, ठीक है, कोई भी टॉपिक होता है वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा नोट्स हो, ठीक है, और उसके साथ में एक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आंसर हो, तो कोई भी टॉपिक होगा वो अच्छे से कवर हो जाता है। ये हमारी यही कोशिश रहती है आपके लिए कि एक हिस्ट्री का जो भी टॉपिक लेकर हम चलते हैं, हम कंटिन्यू हर एक टॉपिक को उठा के चल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे, तो हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से टच किया है और उसके अच्छे से क्वेश्चन आंसर लेके चले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे खाली एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम जैसे ही क्लास को डालेंगे तो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी इसी तरह की अच्छी और क्वालिटी की वीडियो लाकर अच्छे तरीके से लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक जब हम अगली क्लास लाते हैं तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू दोस्तों।